Hello students, how are you all? Welcome to our channel Discovery International School. My name is Deepak and I will be your physics mentor. So let's start the topic. It is an extremely interesting topic which is refraction of light, and you have already experienced in your general life that whenever you place a coin inside a bucket and fill the bucket with water, then you will see that the coin seems to be rising up. Similarly, if you drop a pencil inside water, then the pencil appears to be bended, and you see that the stars which are in the sky appear to be twinkling. So all of these phenomena are basically connected to refraction. ये सभी चीजें हो रही हैं रिफ्रैक्शन की वजह से. So आज हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन को शुरू करने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है और लाइट किस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपने रास्ते को चेंज करती है और क्यों चेंज करती है. लेट्स टॉक अबाउट द जनरल एस्पेक्ट फर्स्ट. जब भी लाइट एक मीडियम से, सपोज कीजिए कि एयर से आ रही है वाटर के अंदर या एयर से आ रही है ग्लास के अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आता है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि अलग अलग मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है. इसका सेंस ये है कि कोई मीडियम जब लाइट उसमें प्रोपोगेट करती है, इन रियलिटी लाइट इज अ वेव. रियलिटी में लाइट एक वेव है स्टूडेंट्स. हम रे ऑप्टिक्स में जहां पर हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं वहां पर लाइट की वेवलेंथ को इतना कम मानते हैं कि हम उस वेवलेंथ को देख नहीं सकते. सो इट अपीयर्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ वेव्स, एंड व्हेन दीज वेव्स आर जॉइंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है स्टूडेंट्स, उस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बोला जाता है एक रे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के साथ. सो रिफ्रैक्शन बेसिकली वो फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपने रास्ते को चेंज कर लेती है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, लाइट एयर से आती है, एक ग्लास स्लैब के अंदर एंटर होती है, एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ बेंडिंग इन द पाथ ऑफ लाइट. लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो गया स्टूडेंट्स. एंड देन अगेन व्हेन लाइट एग्जिस्ट्स फ्रॉम द ग्लास स्लैब, जब लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर जाती है, उसके बाद दोबारा से उसके पाथ में एक चेंज आता है. ऐसा क्यों होता है और उसकी मैथमेटिक्स, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो हमारे आज के लेक्चर का इशू है. सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स. हमारे जनरल लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई भी वेव अगर किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है, तो वो वेव उस मीडियम के अंदर एंटर करते वक्त उस मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलती है. अगर हम नेचर के सबसे हल्के या सबसे डाइल्यूट मीडियम की बात करें तो वो है वैक्यूम या एयर. वैक्यूम और एयर में पार्टिकल्स का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. इसीलिए लाइट की जो स्पीड एयर या वैक्यूम में है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे कम पार्टिकल्स के बीच में लाइट को अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है. तो लाइट वेव बहुत ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करती है. सो दिस लाइट वेव इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ रे. तो ये रे जो है वो वैक्यूम या एयर में सबसे ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करती है. अगर ये रे ग्लास के अंदर या पानी के अंदर चली जाए, तो ग्लास और पानी के अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर है, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दीज मीडियम्स इज हाई बिकॉज देयर इज अ लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो जब भी लाइट वेव, जिसे हम यहां पर लाइट रे के टर्म्स में समझ रहे हैं, इस मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तो अब इसको वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. और इस प्रोसेस में रे जो है वो कुछ रिटार्ड हो जाती है, यानी कि रे की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं. ये बात तो समझ में आती है कि रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड में बदलाव आएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है. लेकिन क्या यह जरूरी है कि रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसका रास्ता भी चेंज हो? और ये एक ओपन क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन का. दिस इज एन ओपन क्वेश्चन. सो लेट्स सी कि क्यों लाइट रे का बेंड होना भी उतना ही जरूरी है. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे सीधे इस ग्लास स्लैब के अंदर जाए, थोड़ा अपनी स्पीड को कम कर ले और सीधे निकल जाए? जैसे कि एक व्हीकल अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तो आप बिना उसके स्टीयरिंग को टर्न किए उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं.
तो ऐसा लाइट के साथ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बिना अपने पाथ को चेंज किए अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाती या बढ़ा नहीं पाती? तो उसको हम इस सेशन में, इस लेक्चर में आज स्टडी करेंगे। द ओरिजिन ऑफ रिफ्रैक्शन, ओरिजिन कहां से है, इसका जन्म कहां से हुआ है, उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी, रिफ्रैक्शन के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में आइडिया देना चाहूंगा, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। और क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ही हम ये प्रूव करेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की ना केवल स्पीड बदलती है जबकि उसका डायरेक्शन भी बदलता है। सो मैं स्टार्ट करूंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है एंड अदर टू एंगल्स आर दी एक्यूट एंगल्स। सो दिस इज ABC अ ट्रायंगल। सो अगर ये एंगल स्टूडेंट्स, एंगल C इज थीटा, सो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड है, द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ थीटा, दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज द परपेंडिकुलर, एंड द साइड विच इज एक्चुअली एडजेसेंट टू थीटा, जो थीटा के साथ चिपकी हुई साइड है स्टूडेंट्स, दैट इज आइडेंटिफाइड एज द बेस। नाउ द हाइपोटेनियस रिमेन्स द सेम, द हाइपोटेनियस इज AC, and every right angle triangle is basically bounded by a theorem which we call the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem से ये सभी के सभी क्या हैं, एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं। सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल Pythagoras theorem को फॉलो करते हैं। सो आई विल डिफाइन अ रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो स्टूडेंट्स रेशियो है, इस रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। सो इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब यह है उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को अगर आप हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर आपको मिलता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द साइन ऑफ दैट एंगल। द रेशियो इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा। सो दिस विल बी द ओनली पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच आई विल बी यूजिंग टू प्रूव माई लॉ। रिफ्रैक्शन को, ये बेंडिंग को दिखाने के लिए मैं केवल इस मैथमेटिक्स का यूज करूंगा। आई होप दैट यू अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। सो लेट्स मूव टू द प्रूफ ऑफ व्हाई लाइट शुड बेंड इट्स पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो सरफेस है जो कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करती है। सपोज कीजिए कि ये ग्लास स्लैब की सरफेस है, तो ग्लास स्लैब की सरफेस के ऊपर देखा जाए तो एयर है और यहां से अंदर देखा जाए तो ये ग्लास है। सो इट मींस ये वो सरफेस है जो कि क्या कर रही है, रिफ्रैक्शन करने का, यानी कि लाइट की रे के पाथ को बदलने का और लाइट की स्पीड को बदलने का काम कर रही है। एज यू नो कि किसी भी तरीके के पाथ को या डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ रेफरेंस लाइन और अ रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। और ऑप्टिक्स में डायरेक्शंस, यानी कि इंसिडेंट रे कहां से आई है, रिफ्रैक्टेड रे कहां को जाएगी, या अगर रिफ्लेक्शन की बात करें रिफ्लेक्टेड रे कहां को जाएगी, इनको देखने के लिए हमको एक लाइन की जरूरत पड़ती है। इस लाइन के साथ ही हम अलग अलग रेस के एंगल को देखते हैं। सो उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल। सो जो भी मेजरमेंट स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स में होगा वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होता है। और ये लॉज भले ही आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस का शेप कैसा भी कर दें, हमेशा सेम बने हुए रहते हैं, बस नॉर्मल जो है वो बदलता जाता है। अलग अलग सरफेसेस के लिए जो नॉर्मल होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है, लेकिन लॉ जो भी रिफ्रैक्शन का होगा वो हमेशा क्या बना हुआ रहेगा, सेम बना हुआ रहेगा स्टूडेंट्स। सो हम यहां से स्टूडेंट्स एक इंसिडेंट रे डालते हैं, ये देखिए, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है। सो अब ये रे मैं एज्यूम कर रहा हूं, केवल मान रहा हूं कि ये जो रे है, ये रे जब इस मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि ये रे नॉर्मल की ओर को झुकनी चाहिए या नॉर्मल से दूर जानी चाहिए।
ऊपर वाला जो मीडियम है स्टूडेंट्स, इसको मैंने बोला मीडियम 1 और नीचे वाले मीडियम को बोला मीडियम 2। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड को मैंने v1 बोला है और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड को मैंने v2 बोला है। अब हम क्या करेंगे कि एक रे हम और खींचते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए यहां पर मैंने एक और नॉर्मल खींचा है, बिल्कुल सेम इंसिडेंट एंगल वाली एक और रे यहां से आती है जिसको हमने सेम एंगल आई पे भेजा है और ये रे नीचे की ओर को इन द सेम वे मुड़ जाती है। ये एंगल R है, ये एंगल भी R है। तो स्टूडेंट्स ये जो आई एंगल है इसको तो हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे कहां पर आई है, जो रे आ रही है, यानी कि जो रे अभी सरफेस के साथ बात करेगी, इंटरैक्ट करेगी, उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। और जो एंगल वो नॉर्मल के साथ बनाती है आई, उसको बोला जाता है इंसिडेंस एंगल। सिमिलरली बच्चों दूसरा जो एंगल R है, दैट एंगल इज बेसिकली कॉल्ड द रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। और ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई आपकी। अभी मुझे R के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ये R जो है वो I से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, लेकिन आई विल प्रूव कि ये R किन सिचुएशंस में बड़ा होगा और किन सिचुएशंस में छोटा होगा, जो कि हमारे रिफ्रैक्शन के टॉपिक को स्टडी करने का मेन टास्क है। हम ये पता कर पाए कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड तो बदलती है, लेकिन उसको अपना रास्ता बदलने की जरूरत क्यों है, और वो जरूरत आपको यहां से क्लियर होगी। सो मैं अब क्या कर रहा हूं, ये इस पॉइंट को मैंने बोला A, इस पॉइंट को X, इस पॉइंट को बोला मैंने Y स्टूडेंट्स। सो मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली मैंने इस लाइन से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज ऑल्सो अ 90 डिग्री एंगल। सो स्टूडेंट्स अगर ये एंगल जो है R है तो ये एंगल हुआ 90 माइनस R, क्योंकि ये टोटल जो है परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और 90 प्लस 90 माइनस R प्लस इसको जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो अगर ये 90 है, ये 90 माइनस R है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। एंड सिमिलरली ये एंगल अगर I है स्टूडेंट्स तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस I। तो अगर ये 90 माइनस I है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, दैट विल बी I। दैट इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स विच आई एम यूजिंग। अब देखिए, अब इस पॉइंट को मैंने बोला B और ये पॉइंट हमने C कह दिया है। सो व्हाट हैपन्स कि जब ये पॉइंट हमने कहा D, तो जब जो रे A से चली है स्टूडेंट्स, वो रे इंटरैक्टिंग सरफेस के साथ पहले बात करती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास पहले पहुंच जाती है, क्योंकि ये दोनों की दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं स्टूडेंट्स। आई एम कंसिडरिंग दैट दीज टू रेज आर पैरेलल। जब ये दोनों रेज बच्चों पैरेलल आती हैं तो जितनी देर में A वाली रे X पॉइंट पर पहुंचती है, उतनी देर में B वाली कहां पर पहुंची होती है, D पॉइंट पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि अगर A रे X पे पहुंची है तो उस टाइम में B से चलने वाली रे कहां पर होगी, D पॉइंट पे होगी। सिमिलरली जितनी देर में B वाली रे D से Y पे पहुंच जाएगी, उतनी ही देर में X वाली रे X से कहां पर पहुंच चुकी होगी, C पर पहुंच चुकी होगी। तो अगर आप dy डिस्टेंस को देखें स्टूडेंट्स, dy, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy डिस्टेंस, द स्पीड, जो भी स्पीड बच्चों इस मीडियम में रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसका सेंस ये है कि जितने टाइम में D से चल के ये वाली रे Y पे पहुंची, उतने ही टाइम में X से चल के पहली वाली रे कहां पर पहुंच चुकी है, C पर पहुंच चुकी है। तो dy को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड इंटू टाइम। ये सिंपल एक डिस्टेंस है। सो स्पीड कितनी है इस मीडियम में, देखिए dy जो लेंथ है वो पहले मीडियम में चली है, तो v1 इंटू टाइम कितना हुआ, t। मान लीजिए आपने t टाइम एज्यूम किया। सिमिलरली इतने ही टाइम t में xc डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी v2 इंटू t, क्योंकि ये दूसरा मीडियम है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड अलग है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं जाऊंगा ट्राइंगल XDY में, ट्राइंगल XDY। तो ट्राइंगल XDY में आप साइन आई कैलकुलेट कीजिए। मैंने आपको बताया था
कि एंगल का साइन क्या होता है, उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इनके साथ कनेक्टेड है। तो कैसे लिखेंगे हम साइन आई को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, देखिए एक्स डी वाई वाले में आई एंगल की बात हो रही है, तो एंगल के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो डी वाई हुआ स्टूडेंट्स इसमें क्या, परपेंडिकुलर अपॉन, अब इसका हाइपोटेनियस देखिए कौन है, एक्स वाई है। सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, बाय द सेम मेथड हम ट्रायंगल किस में चले जाएंगे, ट्रायंगल एक्स वाई सी में, ट्रायंगल एक्स वाई सी। अब आप बच्चों यहां से साइन आर कैलकुलेट कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आर एंगल के हिसाब से इस ट्रायंगल में आर के जो सामने वाला है, सामने वाली साइड कौन सी है आर के, एक्स सी। तो एक्स सी किसकी तरह काम करेगा, एक्स सी काम करेगा परपेंडिकुलर की तरह, अपॉन द हाइपोटेनियस इज अगेन एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि आपके पास साइन आई और साइन आर दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। ये देखिए साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाल दीजिए स्टूडेंट्स आप, तो आपको क्या मिलता है, देखिए डी वाई अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन एक्स सी। और अगर आप डी वाई की वैल्यू रख दें v1t अपॉन v2t, टाइम से टाइम भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये कितना आ जाता है, v1 अपॉन v2, यानी कि एंगल्स का जो रेशियो है बच्चों, साइन का जो रेशियो है एंगल्स के, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज अ रियल ब्यूटी इन रिफ्रैक्शन, यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड को बदलेंगे तो आपको एंगल में भी एक चेंज नजर आएगा, क्योंकि एंगल्स के जो साइन थीटा हैं, या साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन एंगल, वो खुद स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलेगी तो सीधी गारंटी है कि आई जो एंगल होगा वो आर के कंपैरिजन में अलग होगा, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा। तो अब हम इसे कैसे सेंस कर सकते हैं, ये डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कब ये रे नॉर्मल की ओर को बेंड होगी, कब ये रे नॉर्मल से दूर जाएगी, इसको हम चेक करेंगे। दैट विल बी द लास्ट इशू ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट्स सी कि इसमें हम आगे कैसे समझेंगे इस बात को। तो दैट विल बी वेरी सिंपल। तो स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स इसके साथ कि लाइट बेंड हो गई, हमें समझ में आ चुका है, क्योंकि लाइट की स्पीड बदली है, और स्पीड बदली है, और स्पीड जो है उसका रेशियो ये डिसाइड कर रहा है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के साइन का रेशियो क्या है। तो इससे पता चलता है कि इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कौन डिसाइड कर रहा है, उस कनेक्शन को डिसाइड कर रही है स्पीड। और अगर स्पीड बदलेगी तो कनेक्शन बदलेगा, आई आर के कंपैरिजन में अलग होगा। ठीक है, तो अब हम इस चीज को देखते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको दो वर्ड्स बताना चाहूंगा, जो कि होता है रेयर मीडियम, रेयर और एक डेंस। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी हायर है, यानी कि उसकी डेंसिटी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम है। सो रेयर मीडियम कौन है, मीडियम इन विच स्पीड इज हायर, जहां पर लाइट की स्पीड क्या है, दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। एंड सिमिलरली डेंस कौन है, मीडियम इन विच स्पीड इज लोअर, जहां स्पीड क्या है लाइट की कम है। तो वो किस में आ गया बच्चों, डेंस मीडियम में आ गया है। तो हम ये देखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर जो था वो v1 अपॉन v2 था। मान लो v1 बच्चों क्या है, रेयर है, v2 क्या है, डेंस है। तो इससे क्या पता चलता है कि v1 जो होगा वो v2 से बड़ा होगा, और अगर v1 v2 से बड़ा है तो ये आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो v1 अपॉन v2 क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर v1 अपॉन v2 ग्रेटर देन 1 है तो साइन आई अपॉन साइन आर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और इससे पता चला कि साइन आई जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन साइन आर। इंसिडेंस एंगल का साइन जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल के साइन से बड़ा है, और इससे पता चलता है कि I ग्रेटर देन R है। इसका मतलब इंसिडेंस एंगल बड़ा और रिफ्रैक्शन एंगल
छोटा। तो जब भी रेयर मीडियम से, ऊपर वाला रेयर माना था बच्चों V1 वाला, नीचे वाला डेंस, तो रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो अपने को क्या मिलता है? अपने को यह मिलता है कि रिफ्रैक्शन एंगल जो बनेगा वो इंसिडेंस एंगल से कम होगा, यानी कि रे जो है वो नॉर्मल की ओर को बेंड होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर लाइट किसी ऐसे मीडियम से जाए जिसमें लाइट की स्पीड हायर है और किसी ऐसे मीडियम में घुस जाए जिसमें लाइट की स्पीड कम है, तो क्या होगा? लाइट रे को मुड़ना पड़ेगा। किसकी ओर को मुड़ना पड़ेगा? नॉर्मल की ओर को मुड़ना पड़ेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। बिल्कुल इसके अपोजिट के बारे में सोचिए स्टूडेंट्स। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर V1 लेस देन V2 हो, यानी कि रे जो है वो डेंस से रेयर की ओर को जाए। जैसे रे अगर क्या करे? कांच से हवा में जाए, ग्लास से एयर में जाए, तो ग्लास डेंस है, एयर डाइल्यूट यानी कि रेयर है, तब क्या होगा? यानी कि उस टाइम में ग्लास के अंदर स्पीड कम है, अब एयर में लाइट जा रही है। जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये जो रे एग्जिट कर रही है ये ग्लास से एयर में जा रही है। यहां जो रे आ रही थी ये एयर से ग्लास में एंटर करी थी, ये जो रे एग्जिट करी है ये रे ग्लास से एयर में एग्जिट करी है। तो जब रे ग्लास से एयर में जाएगी तो वो कहां को जा रही है? असली में वो जा रही है एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम की ओर को। यानी कि अब जो V1 होगा बच्चों वो V2 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये डेंस है और ये क्या है? रेयर है। तो इससे क्या पता चला कि साइन आई जो होगा वो साइन आर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आई क्या होगा? आर से कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंस एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब रे जो है वो नॉर्मल से और दूर चली जाती है, नॉर्मल से अवे बेंड होती है। एंड दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड रिफ्रैक्शन। इस लेक्चर की शुरुआत में हमने ये माना था, केवल ये माना था कि रे बेंड हो रही है। हम ये नहीं जानते थे कि ये रे नॉर्मल की ओर को आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि रे जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर को झुकती है, और अगर डेंस से रेयर की ओर को जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटती है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अब आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे कि किस तरीके से लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड का बदलना तो समझ में आता है, लेकिन क्यों वो अपनी डायरेक्शन बदलती है, और उसको हमने किससे प्रूफ किया? नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री और छोटी सी आपकी 8th क्लास लेवल की मैथमेटिक्स का यूज करके, एंगल्स को यूज करके हमने प्रूफ किया है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thank you.